हेलो लवलीज, वेलकम टू जेड वाइन्स। और हम इस वीडियो में AO3 और 227 इंसिडेंट को अनकवर करेंगे। ये टाइम पीरियड था जनवरी 2020 से दिसंबर 2020। इस समय बुलिंग, हेट, बॉयकॉट पीक पर था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सिलसिला शुरू होता है अनटेम्ड की ह्यूज सक्सेस से। अनटेम्ड की सक्सेस ने शियाओजैन और वैंग यीवो को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन पे पहुंचा दिया। AO3 इंसिडेंट से पहले भी लोगों ने शियाओजैन को टारगेट करने की कोशिश की थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो चाहे कोई और इंडस्ट्री, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। अगर कोई अचानक से टॉप पोजीशन पर आ जाए और आपके इक्वल दिखने लगे तो कई लोगों को जलन होने लगती है। इस चीज़ के पीछे एविडेंस भी है जो कि आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। AO3 इंसिडेंट तो बस बहाना था। अनटेम्ड की सक्सेस ने शियाओजैन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया। उन्हें गवर्नमेंट चैनल्स पर जो प्रोग्राम आते हैं उसमें भी बुलाया जाने लगा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्टर की लाइफ में इन चाइना। लेकिन फरवरी में सब कुछ चेंज हो गया और ये सभी चीज़ें शुरू हुई AO3 की कंट्रोवर्सी के साथ। इसमें हुआ क्या था कि किसी फिक्शन राइटर ने अपनी नॉवल में रियल लाइफ कैरेक्टर को यूज़ किया, जो कि शियाओजैन और वैंग यीवो थे। शियाओजैन को जेंडर डिस्फोरिया से स्ट्रगल करते हुए दिखाया कि वो कैसे अपने आप को लड़की की तरह ड्रेसअप करते थे, और वो 22 ईयर ओल्ड थे और वैंग यीवो 16 ईयर ओल्ड टीनेज बॉय। इसके बाद बहुत सारे एक्सप्लिसिट सीन्स भी बुक में लिखे गए थे। ये चीज़ शियाओजैन के सोलो फैन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ऑथर ने अपनी बुक की लिंक वीबो अकाउंट पर भी शेयर कर रखी थी। लोगों ने नॉवल को रिमूव करने को बोला क्योंकि इस बुक में शियाओजैन को प्रोस्टिट्यूट भी दिखाया गया था। बाय द वे, इस नॉवल का नाम फॉलिंग था। AO3 एक फिक्शन वेबसाइट है जहाँ पर लोग ऐसी बहुत सी स्टोरी और नॉवल लिखते हैं और पढ़ते हैं। AO3 के 300 मिलियन यूज़र थे चाइना में उस वक्त, और लोगों के पास राइट है फिक्शन लिखने का। लेकिन शियाओजैन के फैंस का व्यू ये था कि इस तरह के फिक्शन एक्टर की इमेज को खराब करते हैं। तो एक यूज़र लीडर बनकर बाहर आया, बनान रैबिट, जिसने पूरा स्टेप और प्रोसीजर शो किया कि हम कैसे इस फिक्शन की कंप्लेन गवर्नमेंट ऑफिशियल में कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में एक्सप्लिट और पॉर्न ब्लॉक है। और इस आधार पर उन्होंने इस नॉवल को कंप्लेन करवाई और रिमूव भी करवा दिया। लेकिन इसके बाद इन्होंने अलग अलग फिक्शन और नॉवल को भी सेम तरीके से टारगेट किया और कंप्लेन करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल में। फिर इससे हुई 227 यूनाइटेड की फॉर्मेशन, जो कि शियाओजैन फैंस के अगेंस्ट थे। 227 रिप्रेजेंट करता है 27 फरवरी को, और इतनी ज़्यादा मैसिव रिपोर्टिंग होने के बाद फरवरी 29 को गवर्नमेंट ने AO3 को पूरी तरह से बैन कर दिया। AO3 आज तक चाइना में बैन है। फिर इससे क्या, लोग और भड़क गए। लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें? एक प्लेटफॉर्म जिसके 300 मिलियन यूज़र थे, उनसे उनका कंफर्ट छीन लिया गया। ये फैंस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने शियाओजैन को टारगेट करना शुरू किया। 227 यूनाइटेड को सपोर्ट और पार्टिसिपेशन मिलने लगा। लेकिन इतनी बड़ी फैन वॉर का बेनिफिट कोई तो लेगा। 227 यूनाइटेड में कई लोग ऐसे ज्वाइन होने लगे जिनका मकसद था शियाओजैन को सोशली डेड करना, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेंकना। 227 के पास शियाओजैन की सारी डिटेल शेयर होने लगी। उनका क्या शेड्यूल रहेगा, इसके बाद कौन से ब्रांड प्रमोशन करने हैं, ये सभी चीज़ें 227 यूनाइटेड के ग्रुप में शेयर होने लगी। उस समय कोविड-19 का टाइम पीरियड था। 1 मार्च को कंपनी का स्टेटमेंट आता है इस इशू पर। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के साथ लड़ना चाहिए, ना कि इस फैन वॉर में उलझना चाहिए। लेकिन गौर करने की बात यह है कि कंपनी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। इससे एंटी और भी ज़्यादा पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि कैसे शियाओजैन अपने फैंस के पीछे बैठा हुआ है। जिस भी ब्रांड के साथ शियाओजैन का कोलैबोरेशन होना था, उस ब्रांड के नीचे पहले ही बहुत सारे एंटीज के कमेंट आने लगते थे कि वो शियाओजैन को अपने ब्रांड के साथ ना लें, नहीं तो उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया जाएगा। जिस कंपनी ने पहले से ही शियाओजैन के साथ कोलैबोरेशन कर रखा था, उस प्रोडक्ट्स को इन्होंने लेना बंद कर दिया। उनके ड्रामास को इतने ख़राब रिव्यू मिलने लगे, जानबूझकर डाउन वोटिंग शुरू कर दी। कोई भी ड्रामा में अगर उन्हें पता चलता था कि शियाओजैन को साइन करेंगे, उससे पहले ही डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन को हेट मिलने लगती थी कि अगर शियाओजैन को रोल मिला तो वो ड्रामा को नहीं देखेंगे।
शियाजैन के ऊपर अगर कोई भी पॉजिटिव लिखता था तो उन्हें भी हेट मिलने लगता था। प्राइवेटली मैसेज किया जाता था, उन्हें भी डेथ थ्रेट मिलने लगते थे। शियाजैन को इतनी इंटेंस साइबर वायलेंस का फेस करना पड़ा था। ऑनलाइन फ्यूनरल के साथ साथ फोटो कट और जलाना, एंटी उनके वीडियो के नीचे शियाजैन इज डेड, व्हाई आरंट यू डेड जैसे कमेंट पोस्ट किया करते थे। उनके फैमिली मेंबर को भी इस गंदगी में घसीटा गया। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक कर लिया गया था। साथ में कमेंट में आरआईपी जैसे कमेंट फिल कर दिए गए थे। इसकी वजह से शियाओजैन ने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। बहुत तरीके के र्यूमर्स फैलाए गए थे जिससे उन्हें बुली और हेट किया जा सके। लेकिन हम र्यूमर्स में नहीं घुसेंगे क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हुआ क्या था कि किसी टीचर ने साइबर वायलेंस के ऊपर शियाओजैन का एग्जाम्पल दिया और एंटीज को ये पसंद नहीं आया और उनके वर्ड्स को मैनिपुलेट करके ये शो किया गया कि कैसे टीचर स्टूडेंट को मैनिपुलेट और फोर्स कर रहे हैं कि वो शियाओजैन को लाइक करे। इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और 6 वीडियो और सेम टाइटल सेम टाइम पर वीबो पर ट्रेंडिंग कर रही थी। क्या होता है कि वीवो पर पीआर टीम और इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, वो वीडियो पर पैसा लगाते हैं जिससे कि वो हाईलाइटेड रहे। तो ये हमें नहीं पता कि इस 6 वीडियोस को किसने हाईलाइट करवाया था। कुछ आर्टिकल्स में मैंने रीड किया कि कैसे एक वैंग फुई नाम का आदमी था जिसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशंस थी और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप था 227 यूनाइटेड के साथ। उसने क्लेम किया कि कैसे पर्टिकुलर ब्रांड का कोलैबोरेशन शियाओजैन के साथ होने वाला है। फिर क्या, ये 227 यूनाइटेड वालों ने जाकर के उस ब्रांड को हेट देना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ दिन बाद यही बंदा क्लेम करता है कि अपने हेट को बंद करो और इस ब्रांड का कोलैबोरेशन वैंग यीबो के साथ होगा। तो लोगों ने इसकी बात का बिलीव नहीं किया। इसके बाद इसने प्रॉपर फाइनेंशियल पेपर वर्क को शो किया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है किसी कंपनी की। उसमें पता चलता है कि वैंग यीबो और इस ब्रांड का कोलैबोरेशन होने वाला है और बाद में ये बात सच भी आती है कि वैंग यीबो का ही कोलैबोरेशन हुआ है। काफ़ी चाइनीज़ फैन का मानना है यूहा कंपनी जिसके अंडर वैंग यीबो काम करते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन था 227 के साथ। फंडिंग, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें यही कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। कंपनी के साथ साथ और भी बड़े एक्टर्स का और उनकी पीआर टीम का रोल था। काफ़ी मेंबर्स जो कि पेड एंटीज थे, उन्होंने बाद में रिवील किया कि कैसे एंटरटेनमेंट के वन ऑफ द गॉड फादर ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ शियाओजैन के ऊपर हेट न्यूज़ ही चलानी है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि कैसे शियाओजैन की एजेंसी भी काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट किया था। स्टार्टिंग में अगर ये माफ़ी मांग लेते तो ये हेट शायद इतना एग्रेसिव नहीं होता। श्रेया जैन भी तब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर नहीं थे। इन सभी चीज़ों को कैसे डील करना है उन्हें नहीं पता था। इसमें कंपनी की बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भले ही वैंग यीबो और शियाओ जैन क्लोज हों, लेकिन वैंग यीबो की कंपनी ने इस सिचुएशन का पूरी तरीके से प्रॉफिट में बेनिफिट लेने की कोशिश की कि कैसे जो ब्रांड डील्स हैं वो वैंग यीबो को मिले और उनकी कंपनी को बेनिफिट हो। बनान रैबिट जो कि लीडर की तरह काम कर रहा था, बाद में नेटिजन्स को पता चलता है डिटेल और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद कि बनान रैबिट एक्चुअली में शिया जैन का फैन है ही नहीं। और काफ़ी लोगों ने यह भी क्लेम किया कि इसने जानबूझकर ये सभी चीज़ें शुरू की। और इसके बाद तो आपको पता ही है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और र्यूमर्स फैले थे, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट वन को हाईलाइट किया है। लेकिन ये पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और कथरोट है। फिर श्रेया जैन ने 25 अप्रैल को स्पॉटलाइट सॉन्ग रिलीज किया विथ नो एडवांस प्रमोशन और उनके फैंस ने भी सॉन्ग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। इट हेल्ड गिनीज रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेलिंग डिजिटल ट्रैक इन चाइना। प्रॉब्लम ये थी कि इस विक्ट्री को भी र्यूमर और ट्रिक के साथ हेट में कन्वर्ट कर दिया गया कि कैसे श्रेया जैन के फैंस दूसरों को उनके म्यूजिक की 100 कॉपीज खरीदने को बोल रहे हैं। उनके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया। इसका भी इशू काफ़ी ज़्यादा बनाया गया। लेकिन वो फैंस थे या एंटीज थे इसको कौन कंफर्म करेगा, क्योंकि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी हो चुकी थी। एग्जाम्पल के तौर पे बनान रैबिट। फिर मई में शियाओजैन ने माफ़ी मांगी। जब शियाओजैन 19 और 20 ईयर ओल्ड थे तब उन्होंने कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट पोस्ट किए थे जिसको 227 यूनाइटेड ने खंगाल कर ढूंढकर उन्हें हेट देना शुरू कर दिया था। तो उस इंसिडेंट पर भी उन्होंने माफ़ी मांगी और AO3 की कंट्रोवर्सी पर भी माफ़ी मांगी। लेकिन ये कहा कि वो नहीं मानते कि आइडल फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है।
इस अपॉलजी ने कई लोगों के दिल में ठंडक दी, लेकिन कई लोग उन्हें हेट दे रहे थे। इसके बाद शियाओ जैन ने मई में ही लॉयर को हायर किया इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, और लॉयर का भी सेम स्टेटमेंट था कि ये ऑर्गेनाइज्ड साइबर वायलेंस है। काफ़ी लोगों को लगता था कि शियाओ जैन का करियर ख़त्म हो गया है। ये सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस का करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया इससे बहुत छोटे बॉयकॉट से। उनके ड्रामा को रिलीज भी नहीं किया जा रहा था। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेसी थी। एक र्यूमर के बाद दूसरा र्यूमर, हर जगह शिया जैन, हर जगह ब्लॉग बॉयकॉट करवाना, ये सभी चीज़ें उनके करियर को एंड करने के लिए ही थी। उनका करियर बेयरली बचा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मैसिव फैंस हु डजंट लीव हिम डिस्पाइट ऑल द मेस। भले ही उनकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, लेकिन उनके फैंस ने उनका सपोर्ट और साथ कभी नहीं छोड़ा। शियाओ जैन ने कुछ महीनों तक लो प्रोफाइल ही बनाए रखी। फिर 5 दिसंबर को टेंसेंट पर उन्हें एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए, जो कि उन्होंने कुछ घंटों पहले ही अनाउंस किया था कि ज़्यादा हेट ना मिले। ये उनकी पहली मेन स्ट्रीम परफॉर्मेंस थी AO3 इंसिडेंट के बाद, और फिर आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या हुआ। तो यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है, और इस तरीके की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और काम लगता है। आई होप कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई रियली बी ग्रेटफुल इफ़ यू डू दैट। लव यू, बाय। और अगर आपको किसी सिचुएशन को हिंदी में समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं।